दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयत्न तक नहीं किया था, लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और आज राजा को अपने 25 साल पहले के वे दिन याद आने लगे, जब वह एक राजा न होकर केवल एक सेनापति था और वह अपने राजा की हर आज्ञा का पालन करता था। आज राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा आदि, कई लोगों को कष्ट भी, कई प्रकार की राजनीति रच गई। इस साम्राज्य को पाने में इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उसे राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ तो वह किसी और को कैसे दे दे। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि उसका मन शांत हो सके, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज अर्थात अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और साथ में दुविधा में भी था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे। उसके पास समय बहुत कम बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान पर बन सकती है, और यदि वह पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई न था। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ रहता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन जब हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर अनेकों जिम्मेदारियां होती हैं। उसे हर एक चीज़ देखनी होती है, समझनी होती है। ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। राजा अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया, और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा न पड़े, जब तक तुम हमारे पास मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाए, तभी वहीं पर उसका मन कहता नहीं, अभी नहीं। गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा। गुरु क्रोधित भी हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। वह द्वार पर खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी आश्रम से आवाज आई, हे राजन, तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ
और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से कोई निर्णय लूँ, मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं जिससे मैं निर्णय लेने में सफल हो सकूं। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजा, हर इंसान के अंदर दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंसकर रह जाते हैं। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर, यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कैसे सही निर्णय लूँ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनूँ। कृपया आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कोई सही तरीका बताएं जिसमें मैं निर्णय लेने में सफल हो सकूं। यह सुनकर गुरु एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता। यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का मायाजाल है। वास्तविकता तो यह है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। तभी वह राजा गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का परिणाम नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और वे ऐसे ही कोई भी फैसला कैसे मैं ले सकता हूँ? तभी गुरु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सोच विचार किए बिना ही निर्णय ले लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद, पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत कर लो। हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बातें तुम्हारे मन से उठ रही हैं वही बात तुम्हें सही रास्ते पे ले जाना चाहती हैं। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे मान लो तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें यह पता चला कि वहाँ ढेर सारा सोना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घने जंगलों से होकर गुजरना होगा। तुम्हारा मन वहाँ जाने के लिए तैयार है, वह सोने को पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है जंगल बहुत घना है और खतरनाक भी है। वहाँ पर तरह तरह के विशाल जानवर रहते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। सारे प्रश्न हमारी बुद्धि खड़ी करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह तुम्हें सतर्क कर रही है। और जब तक तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण कर लो, तब तक आगे बढ़ना मूर्खता का परिणाम ही होगा। ऐसे रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें अपने खाने पीने की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुरक्षा के लिए कुछ हथियार और कुछ सैनिकों को भी साथ लेना होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि उस पहाड़ी पे खजाना है, लेकिन फिर भी वह यह भी जानते हैं कि रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन वह अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं करते हैं। यह बात और है कि हो सकता है कि तुम्हें वहां पर पहुंचकर कोई खजाना ही ना मिले और तुम्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़े। लेकिन तुम्हें इस सत्य को भी जान लेना आवश्यक है कि जो होना होता है वही होता है। हमें अपनी हर हार से कुछ सीखना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए कि आखिर हमारी हार हुई क्यों है, और उसके बाद तुम्हें अपनी कोशिशों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। सिर्फ इसी चीज़ पर काम करना चाहिए, ना कि व्यर्थ बैठकर पश्चाताप करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ हमें तब सुनाई देती है
जब हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं। गुरु की सारी बातें सुनकर राजा के मन में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। राजा वापस लौटा और उसने शांति पूर्वक अपने मन और अपनी बुद्धि को एक ही निर्णय पर सहमत करवाया, और वह था कि हम युद्ध लड़ेंगे। जब राजा के मन से यह निर्णय उठा तो उसकी बुद्धि ने उसके सामने कई प्रकार के सवाल उत्पन्न किए, जैसे कि हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, और पड़ोसी राज्य के पास एक विशाल सेना है जो हमें चुटकियों में मसल सकती है। उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए राजा आगे बढ़ता चला गया और वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ रहे हैं तो छोटी सेना भी उन लोग को हरा सकती है। इसके बाद वो राजा चैन की नींद सो गया और अगली सुबह उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, सेना को तैयार करो। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों ही राज्य में घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण, राजा की सही नीतियों के कारण आखिर राजा की ही जीत हुई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।